प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र बीए पार्ट सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें हम सामाजिक एकता की अवधारणा के बारे में आज बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। दुर्खिम ने सामाजिक एकता की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है और दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन में ही सामाजिक एकता का रहस्य छिपा है। सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है जो कि समाज के नैतिक आदर्शों में निहित है। ये कोई मूर्त वस्तु नहीं है, वरन समाज के सदस्यों की मानसिक स्थिति में निवास करती है। यह सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। समाज के लोगों में जितनी अधिक लगाव व निकटता की भावना होगी, समाज में उतनी ही एकता पाई जाएगी। दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक एकता की स्थिति एवं स्वरूपों में जनसंख्या के आकार और श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस आधार पर दुर्खिम ने सामाजिक एकता को दो भागों में बांट के देखा है। चूँकि समाज और समूह का विकास उसकी एकता और सुदृढ़ता में निहित है। यह एकता सर्वोच्च शक्ति है। व्यक्ति इसी एकता का एक अंग है। तो इस एकता को दुर्खिम ने दो भागों में बांट के देखा है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। अर्थात जैसा समाज होगा वैसी उसकी एकता होगी। तो उस आधार पर उसने दो भागों में इसको बांटा है। अब हम यहाँ यांत्रिक एकता की बात करें तो यांत्रिक एकता सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में पाई जाती है। अर्थात जो आदिमकालीन समाज है, जो प्राचीन समाज है, सीधे समाज है, सरल समाज जिन्हें कहा जाता है, जहाँ की परंपराओं की प्रभुता है, उनमें ये पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानताएं इस एकता का आधार है। अर्थात जिस समाज में या जिस समूह में सदस्यों में समानता पाई जाती है, उसमें ये पाई जाती है। क्योंकि जिन समाजों की हम बात कर रहे हैं यहाँ, सरल, आदिम और प्राचीन समाज के लोगों की परिस्थिति और भूमिका में, उनके विचारों में, विश्वासों में और जीवन शैली में, मानसिक, सामाजिक नैतिकता में समानता पाई जाती है। क्योंकि ये समाज आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनके लोगों की आवश्यकताएं सीमित और लगभग समान होती है। उन पर परंपराओं, जनमत और धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है और इसलिए आंख मूंद कर लोग उनका पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में घुल जाता है। वह समूह के साथ यत्रवत सोचता है, कार्य करता है और आज्ञाओं का पालन करता है। इस प्रकार के आचरण से स्थापित एकता को इसी कारण यांत्रिक एकता कहा गया है। दुर्खिम ने दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता को परस्पर संबंधित माना है, क्योंकि इन समाजों में दमनकारी कानून प्रभावी रहता है। तो यहाँ हम यांत्रिक एकता को और भलीभांति समझने के लिए यांत्रिक समाज की विशेषताओं को भी समझेंगे। तो यांत्रिक समाज की हम कुछ विशेषताओं की यहाँ बात करें तो पहली विशेषता है अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक समाज के अंतर्गत चूँकि सरल, आदिम और ग्रामीण या प्राचीन समाज आते हैं, इन समाजों में आयु, लिंग, आनुवंशिकता के आधार पर तो गैर बराबरी पाई जाती है, किंतु आर्थिक विषमता का भयंकर रूप इन समाजों में नहीं पाया जाता। इन समाजों की जो भूमि होती है वो व्यक्तिगत नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण गांवों की सामूहिक संपत्ति मानी जाती है
और गांव का एक मुखिया होता है। आनुवंशिकता के आधार पर वह दूसरे लोगों से ऊंचा माना जाता है। निर्णय पंचायत द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसे समाजों में मानसिक, सामाजिक, नैतिक सभी क्षेत्रों में एक रूपता पाई जाती है। उनके विश्वास है, व्यवहार है, मतों में साम्यता पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनमें भेदभाव बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए यांत्रिक समाजों की पहली विशेषता अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज है। दूसरी विशेषता है व्यक्ति का द्वैतिक स्थान। क्योंकि यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति के स्थान पर समाज सर्वोपरि होता है। व्यक्ति गौण होता है, समाज सर्वोच्च होता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व समाज में घुल मिल जाता है। तो जो समाज का उद्देश्य है, जो व्यक्तिगत चेतना है, वो सामूहिक चेतना के आगे फीकी होती है। अर्थात सामूहिक चेतना में ही उसकी व्यक्तिगत चेतना समाहित होती है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को द्वैतिक स्थान पर रखा गया है। तीसरी विशेषता है सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाज के विश्वास और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। जब समाज का कोई भी सदस्य इन पर शंका उठाता है तो इसका तात्पर्य है कि वह समाज को चुनौती दे रहा है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है। अर्थात सामूहिक चेतना सभी के लिए महत्वपूर्ण है और प्रभुत्वशाली है। सामूहिक चेतना की पालना समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करनी होगी और वह पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी पालना करता रहता है, क्योंकि ये व्यक्ति और समय से ऊपर होती है सामूहिक चेतना। चौथी विशेषता है दमनकारी कानून की प्रधानता। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की कि यांत्रिक एकता और दमनकारी कानून में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। अर्थात जिन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है, उन समाजों में दमनकारी कानून की प्रधानता होती है। दमनकारी कानून का उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना होता है। सामाजिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है। समाज ऐसे व्यक्तियों को दंड देता है और दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। तो इस प्रकार से यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून की प्रधानता पाई जाती है। पांचवी विशेषता है नैतिकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का जो आधार है वो है नैतिकता। यद्यपि नैतिकता यांत्रिक और सावयवी दोनों प्रकार के समाजों में पाई जाती है, दोनों ही समाज नैतिकता के धरातल पर खड़े हैं, किंतु सावयवी समाजों में नैतिकता कमजोर हो जाती है तथा यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर समाज अपनी सुदृढ़ता एवं नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखता है। तो नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है यांत्रिक एकता वाले समाजों में। छठी विशेषता है सहजातीयता। यांत्रिक समाजों में जनसंख्या कम होती है, क्योंकि ये सरल, आदिम, छोटे और ग्रामीण समाज होते हैं। अतः हर क्षेत्र में उनमें सहजातीयता पाई जाती है। ऐसे समाजों में जनमत का अधिक महत्व होता है। जनमत की एक रूपकता भी समाज में सुदृढ़ता स्थापित करती है। उनमें जातीयता भेदभाव नहीं होता है। सातवां, राजनीतिक जीवन। यांत्रिक समाजों में न्याय, दंड, सामाजिक मामले सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। सारा समूह और समुदाय मिलकर ही कानून बनाने, उसे लागू करने और कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देने का कार्य करता है। समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक होता है और जिसका समाधान आम सभा में किया जाता है। तो इस प्रकार से उनका जो राजनीतिक जीवन होता है वो इस प्रकार का होता है कि कोई भी मामला व्यक्तिगत न मान करके सामूहिक मानते हुए उसका निपटारा किया जाता है। आर्थिक संगठन। यांत्रिक समाजों में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ बचत का स्थान नगण्य होता है।
व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति इन समाजों में कठिनाई से हो पाती है। इन समाजों में कोई विशेषीकरण या एक्सपर्टाइजेशन नहीं होता है, इनका अभाव पाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया भी परिवार और समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं और उत्पादन करते हैं। यहाँ वर्गों का अभाव पाया जाता है, इसलिए जो संपत्ति है वो सामूहिक मानी जाती है। 9वीं विशेषता धार्मिक संगठन। यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। इन समाजों में धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रमुख साधन है, अर्थात धर्म को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार से यांत्रिक समाजों में दमनकारी कानून के माध्यम से दुर्खिम ने इसकी व्याख्या भी की है। अपराध क्या है? अपराध सामूहिक भावना को आघात करने वाला है और उसके लिए एक दंड की व्यवस्था भी होती है। इन चीज़ों का उल्लेख भी दुर्खिम ने यांत्रिक एकता के समाजों में किया है। तो इस प्रकार से यांत्रिक एकता वाले समाजों में जो एकता पाई जाती है उसको यांत्रिक एकता कही जाती है। हम जब एक दूसरी एकता की बात करते हैं तो वह है सावयवी एकता। दुर्खिम ने सावयवी एकता को यांत्रिक एकता के विपरीत माना है, अर्थात यांत्रिक एकता के विपरीत दूसरे प्रकार की जो एकता है उसको सावयवी एकता कहा जाता है, जो कि आधुनिक, जटिल, विकसित, औद्योगिकृत समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है। विभिन्नता युक्त आधुनिक समाजों में लोगों को अपनी परंपराओं, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता के कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कार्य का ही विशेषज्ञ होता है, दूसरे कार्य के लिए समाज के अन्य लोगों पर निर्भर रहता है। ये पारस्परिक निर्भरता व्यक्ति को एक दूसरे के निकट आने को बाध्य करती है और जिससे विशेष प्रकार की एकता उत्पन्न होती है, जिसे सावयवी एकता कहते हैं। अर्थात इसको एक शरीर के उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। हाथ का कार्य अलग है, पैर का कार्य अलग है, आँख का कार्य अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, और ये सब मिल करके एक सावयव बनता है। इन सब में एकता बनी रहती है। उसी प्रकार से समाज के विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करके सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार की जो एकता है, जो कि बिल्कुल यांत्रिक एकता वाले समाजों के विपरीत जो समाज है, जिनको हम आधुनिक समाज कहते हैं, मॉडर्न समाज कहते हैं, जटिल समाज कहते हैं, या विकसित समाज कहते हैं, या औद्योगिकृत समाज कहा जाता है, इन समाजों में ये सावयवी एकता पाई जाती है। सावयवी एकता चूँकि श्रम विभाजन के कारण ही सावयवी एकता पाई जाती है और इन समाजों में प्रतिकारी कानून इस एकता को प्रकट करता है। जिस प्रकार से यांत्रिक समाजों में दमनकारी कानून एकता को प्रकट करता है, उसी प्रकार से सावयवी समाजों में प्रतिकारी कानून इस एकता को प्रकट करता है। सावयवी समाज की विशेषताओं की हम बात करें तो पहली विशेषता है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। जब यांत्रिक समाज की जनसंख्या के घनत्व और नैतिक घनत्व में वृद्धि हो जाती है तो वह सावयव समाज की ओर अग्रसर होता है और सावयव समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है। जो आवश्यकताएं दिल्ली नगर की है वे जयपुर नगर की नहीं है। जो आवश्यकताएं एक छोटे शहर की है वो बड़े शहर की नहीं है। ऐसे समाजों में विशिष्टीकरण भी बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप विभेदीकरण बढ़ जाता है। श्रम विभाजन के कारण विभेदीकरण की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात श्रम का विभाजन, विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार के कार्य जो करते हैं तो उसके आधार पर विभेदीकरण एक बढ़ जाता है। तो विभेदीकरण अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरा
सावयवी समाज की विशेषता, समाज में अन्योन्याश्रितता में वृद्धि। अर्थात सावयव समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है, किंतु ये सभी इकाइयाँ प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहती है। कपड़े के कारखाने में धागा बुनने, रंगाई, छपाई करने, कपड़ा बुनने, कपड़े को पैक करने का कार्य अलग अलग विभागों द्वारा किया जाता है, किंतु ये सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इस निर्भरता के कारण इनमें संबंधता पाई जाती है, एकता पाई जाती है, तो समाज में एक दूसरे पर आश्रितता में वृद्धि हो जाती है, जिसको कि हम अन्योन्याश्रितता कहते हैं। तीसरी जो विशेषता है, विभिन्न व्यवसायों का विकास। सावयव समाज में सामाजिक विभेदीकरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं। ऐसे समाजों में जनसंख्या की अधिकता, उनकी जब जनसंख्या अधिक है तो स्वाभाविक आवश्यकताएं भी अधिक होगी और आवश्यकताएं भी विभिन्न प्रकार की होगी। तो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं नवीन व्यवसाय को जन्म देती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का भी विकास होता है। चौथी विशेषता, सामूहिक प्रतिनिधान। सावयवी समाजों में लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध एवं रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। सामूहिक प्रतिनिधान सावयवी समाज की साझा संपत्ति कहा जाता है। इसी के द्वारा सामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता है। जो स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है, वही स्थान सावयवी समाज में सामूहिक प्रतिनिधानों का है। अर्थात सामूहिक प्रतिनिधानों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता, उनकी पालना प्रत्येक व्यक्ति से करवाई जाती है। पांचवी विशेषता, प्रतिकारी कानून। सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है, जिसका उद्देश्य दंड देना न होकर के नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापना होता है। तो इस प्रकार से दमनकारी कानून के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो कि जो व्यक्ति ने अपराध किया है उसका दंड देना, और दूसरे में ये भय कायम करना कि यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है या समाज के विरुद्ध कार्य करता है तो उसको इस प्रकार से दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रतिकारी कानून की इसमें प्रधानता होती है। छठी, आर्थिक संगठन। चूँकि यांत्रिक समाजों में आर्थिक व्यवस्था भरण पोषण वाली होती है, लेकिन सावयवी समाज में अर्थव्यवस्था बचत वाली अर्थव्यवस्था होती है। इन समाजों में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का भी महत्व बढ़ जाता है। बंद के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है। वंशानुगत व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करता है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है, इसका आर्थिक संगठन है, वो विकसित प्रकार का होता है। एक बचत की परंपरा के आधार पर जो संगठन होता है आर्थिक इसका, वो इसमें होता है। सातवां है राजनीतिक व्यवस्था। सावयवी समाज में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अलग अलग कार्य करते हैं। शासन वंशानुगत न होकर के चुनी हुई सरकार द्वारा होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार से सावयवी समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बिल्कुल यांत्रिक समाज के विपरीत होती है। आठवीं विशेषता, धार्मिक संगठन। सावयवी समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसमें एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण एवं निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। जनजातीय भक्तिवाद का हास्य हो जाता है। स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान विश्ववाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। तो इस प्रकार से इनका जो धार्मिक संगठन है वो यांत्रिक एकता वाले समाजों से भी भिन्न प्रकार का धार्मिक संगठन हो जाता है। तो इस प्रकार से सावयवी समाज को हम इन विशेषताओं के आधार पर भली भांति समझ सकते हैं। अब चूँकि दोनों प्रकार की
विशेषताओं की हमने यहाँ बात की है, और दोनों ही सामाजिक जीवन का आधार है, चूँकि सामाजिक एकता अपने आप में एक नैतिक और गतिशील तत्व है। आदिम समाजों में जहाँ पूर्ण समानता पाई जाती है, सामूहिक चेतना बलवती होती है, सामूहिक भावनाओं के प्रति लोगों की गहरी आस्था होती है, वहाँ यांत्रिक एकता पाई जाती है। और दूसरी ओर आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पाई जाने वाली निर्भरता के समान है। इसे दुर्खिम ने सावयवी एकता कहा है। तो विशुद्ध रूप से कोई भी समाज न तो यांत्रिक होता है न सावयवी होता है। दोनों प्रकार के समाजों में सुदृढ़ता तो पाई जाती है, किंतु सुदृढ़ता की प्रकृति में अंतर होता है। दोनों ही समाजों में कुछ समानताएं भी है, जैसे दोनों ही प्रकार के समाजों में समूह की भावनाओं को सर्वोपरि माना जाता है। दोनों में कानून के प्रकार का अंतर होते हुए भी समाज ही शक्तिशाली रहता है। दोनों में सुदृढ़ता समान रूप से पाई जाती है, फिर भी इन दोनों समाजों में कई प्रकार का अंतर है। तो इस अंतर को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से संक्षिप्त में यहाँ समझने का प्रयास करें। पहला, पारस्परिक निर्भरता के आधार पर। सावयवी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है, जबकि यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना किसी मध्यस्थ के समाज से सीधे जोड़ देती है। दूसरा है कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण के आधार पर। यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप को प्रकट करती है, अर्थात समाज में कुछ ऐसी भावनाएं और विश्वास पाए जाते हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य समान रूप से स्वीकार करते हैं। सावयवी एकता में कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है, जो पारस्परिक संबंधों की एक निश्चित व्यवस्था को जन्म देते हैं। तीसरा जो अंतर है, समानता एवं भिन्नता व विशिष्टता के आधार पर। यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो सावयवी एकता का आधार भिन्नता और विशिष्टता है। हम ये कह सकते हैं कि यांत्रिक एकता समानता पर आधारित है, तो सावयवी एकता श्रम विभाजन पर आधारित है। तीसरा, कानून के आधार पर। यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि सावयवी एकता की प्रतिकारी कानूनों में होती है। पांचवा, सामूहिकता और वैयक्तिकता के आधार पर। यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, तो सावयवी एकता वैयक्तिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर बल देती है। छठा अंतर, सामूहिक चेतना एवं कार्यात्मक भिन्नता के आधार पर। यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता की उत्पत्ति कार्यात्मक विभिन्नता पर निर्भर है। तो इस प्रकार से दोनों में ये अंतर देखा जा सकता है। सातवां, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध के आधार पर। यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष व सीधा संबंध स्थापित करती है। व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों में समाज को ध्यान में रखता है, और सावयवी एकता में व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध नहीं होता, वरन अप्रत्यक्ष संबंध होता है। आठवां अंतर, व्यक्तित्व के विकास के आधार पर। यांत्रिक एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधक और उसके प्रतिकूल है, जबकि सावयवी एकता व्यक्तित्व के विकास में साधक है, व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नौवां, अचेतन और सावयव के आधार पर। यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करते हैं दुर्खिम। चूँकि निर्जीव वस्तुओं का निर्माण करने वाले तत्व परस्पर एकाकार एवं घुले मिले होते हैं, उनकी अपनी कोई पृथक क्रिया नहीं होती है, वरन वो एक साथ ही हिलते डुलते हैं। ऐसी स्थिति यांत्रिक एकता वाले समाजों में। सावयवी एकता की तुलना शरीर से की जाती है, जिसमें प्रत्येक अंग की अपनी एक विशिष्ट संरचना तथा स्वतंत्र और विशिष्ट कार्य होते हैं। 10वां, सामूहिक भावना के आधार पर। यांत्रिक एकता में जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की सामूहिक भावनाओं का प्रचलन पाया जाता है,
जो समूह जीवन का आधार होती है। सावयवी एकता में भावनाओं के स्थान पर नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। 11वां, अपराध की संख्या के आधार पर। यांत्रिक एकता में अपराध के स्वरूपों की संख्या अधिक होती है। सावयवी एकता में अपराध के प्रकारों की संख्या कम होती है। 12वां, सामाजिक संरचना के आधार पर। यांत्रिक एकता का संबंध खंडात्मक सामाजिक संरचना से है, जबकि सावयवी एकता में संगठित संरचना पाई जाती है। 13वां, धर्म की प्रधानता के आधार पर। यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता पाई जाती है, सावयवी एकता में धर्म का प्रभाव घट जाता है, इसका विशेषीकरण हो जाता है। 14वां, समाज के आधार पर। जैसा कि यांत्रिक एकता सरल, प्राचीन और आदिम समाजों में पाई जाती है, सावयवी एकता आधुनिक, विकसित, औद्योगिकृत समाजों में पाई जाती है। 15वां, नैतिकता के आधार पर। यांत्रिक समाजों की सुदृढ़ता नैतिकता पर आधारित है, जो परंपरा के अनुसार अपने दायित्व निर्वाह की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जबकि सावयवी समाज की सुदृढ़ता समझौते या संविदा पर आधारित है। समझौता का पालन करना कानूनी दायित्व होता है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार की एकता में अंतर भी होता है। अक्सर परीक्षाओं में सामाजिक एकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक एकता की हम बात कर सकते हैं। धन्यवाद।